Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Protex अड्डा। दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 42 लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 2 और लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि बेसिक चार्जिंग सेक्शन यानी 22 के बारे में हमने पढ़ा और हमने ये जाना कि वो कौन कौन सी इनकम है जो कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में आती है। तो मेक श्योर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो सो दैट आज की क्लास आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। तो पिछली वीडियो देखने के बाद ही आप इस वीडियो के ऊपर आना। दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके क्या फॉर्मेट्स होते हैं, क्या कैलकुलेशंस होती हैं, क्या कंप्यूटेशन शीट्स होती हैं, ये सब हम जानेंगे आज के इस लेक्चर सीरीज के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ टू कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो चलिए मैं हेडिंग यहाँ लिखता हूँ, आप लोग सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो हेडिंग हमारी हाउ टू compute income under the heads of house property, कि किस तरीके से हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज आवर टॉपिक। देखिए दोस्तों, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालने के लिए सबसे पहले तो दिमाग में आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आपको अपने आप को क्या समझना है, मकान मालिक, और आपने अपना मकान लेट आउट यानी किराए पर दिया है और उससे आपको किराए की इनकम रिसीव हो रही है। तो जो किराए की इनकम रिसीव होगी उसी के साथ हमारे पास पूरा खेल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि जो किराया आपने लिया है उससे जो आपको किराया मिला है, सॉरी लिया नहीं, उसको बताया है और आपको बदले में किराया मिल रहा है। तो जो किराया आपको मिला है वो साल का मिल रहा है ना, तो इसको बोलते हैं एनुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? एनुअल वैल्यू। यानी बीइंग अ लैंडलॉर्ड, जब मुझे मेरे किराएदार से कोई रेंटल वैल्यू रिसीव होगी तो उसे बोलेंगे एनुअल वैल्यू। लेकिन अभी उसमें से कोई चीज माइनस नहीं की तो इसलिए हम बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यानी मुझे मेरे किराएदार से जो पैसा मिल रहा है दैट इज माई ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV बोलते हैं उसे शॉर्ट में। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले कंप्यूटेशन शीट में हमारे पास आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या थी, मैं फिर से बता दूं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब होता है कि जब हमारा किराएदार हमको पैसा देता है किराए के तो उसको बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इनफैक्ट इसको निकालने की भी एक कंपटीशन रही, सेक्शन 23 में इसका जिक्र किया गया कि GAV कैसे निकालते हैं, वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले सिंपल तरीके से समझते हैं। तो GAV का मतलब क्या हुआ कि जो किराएदार से मुझे पैसा मिला दैट इज माई GAV। अच्छा, सरकार हमारे साथ खड़ी है, सरकार बोलती है ध्यान से सुनो लैंडलॉर्ड, तुमने जो ये इनकम कमाई है ना, जो तुम्हें तुम्हारे किराएदार से पैसा मिला है, हम ये इनकम को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानेंगे। सर क्यों? क्योंकि आपने इस इनकम को कमाने के लिए पहले कुछ खर्चा किया होगा। किस पर? अपने मकान के ऊपर। तुमने अपने मकान को इस लायक बनाया होगा कि वो किराए पर चढ़ पाए। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही की गवर्नमेंट, आज पहली बार आपने मेरे फेवर में कोई बात की है। गवर्नमेंट का हम हमेशा SSC के फेवर में बात करते हैं, वो बात अलग है, SSC को लगता नहीं है। गवर्नमेंट सेज, CBDT सेज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेज कि आपने जो ये इनकम कमाई है इस इनकम को कमाने के लिए आपने बहुत पैसा खर्च भी किया होगा। जैसे जब मकान बना होगा तो आपने सीवर का कनेक्शन लिया होगा, पानी का कनेक्शन लिया होगा, तो उस वक्त आपने अपनी म्युनिसिपल अथॉरिटी को कुछ टैक्सेस पे किए होंगे जिसे हम जनरली हाउस टैक्स के नाम से जानते हैं, बट होता वो म्युनिसिपल टैक्स है। हम कॉमन लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हाउस टैक्स, बट होता क्या, वो म्युनिसिपल टैक्सेस होता है। ये कौन सा टैक्स होता है, चलो मैं आपको बताता हूं। पहले मैं लिख दूं, देखिए जो भी आप म्युनिसिपल टैक्सेस पे करेंगे वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू से माइनस हो जाएगा। सर क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये टैक्सेस जो आपने पे किए हैं ये आपके लिए एक्सपेंडिचर है, ये आपके लिए खर्चा है। तो खर्चा है तो आपकी इनकम से माइनस होगी तभी तो नेट इनकम निकलेगी। तो हम हमेशा म्युनिसिपल टैक्सेस को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। म्युनिसिपल टैक्स को बताइए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इस पर जिक्र करूंगा कि म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है। देखिए क्या होता है, किसी भी सिटी और टाउन को मेंटेन करने के लिए एक लोकल अथॉरिटी होती है शहरों में, उसे हम लोकल अथॉरिटी बोलते हैं, और गांव में इसी चीज को पंचायत सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो जो भी आपके गांव में सरपंच या प्रधान की पोस्ट पर होता है वो अपने एरिया के अंदर जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, नदी नाली वगैरह, नहर वगैरह साफ करवाना, ये सब चीजें करवाना, वो सब उनकी जिम्मेदारी होती है। हमारे शहरों में इसी को हम म्युनिसिपल टैक्स के नाम से जानते हैं, और हमारा जो निगम पार्षद होती हैं एक तरह से उन्हीं को प्रधान माना जाता है अपने एरिया में, और उन्हीं से हम सारी शिकायत वगैरह करते हैं अपने एरिया से रिलेटेड। होता ही नहीं होता है ना। आप सुनिए मेरी बात। अब म्युनिसिपल टैक्स वाले क्या बोलते हैं, देखिए हमने आपकी गली में नाली बिछवाई,
हमने आपकी गली के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछवाई, हमने आपको सीवेज सिस्टम दिया, तो भाई उसमें खर्चा तो आया ना। तो अब तुम मकान बना रहे हो, तो तुम मकान बना रहे हो और उसमें सीवर में कनेक्शन तुम हमारे वाले में ले रहे हो, जो सरकारी सीवर उसमें ले रहे हो, तो भाई आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा इस सुविधा को उठाने के लिए। तो जितने भी मकान बनते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स पे करना पड़ता है। नहीं तो बनते मकान में क्या होता है, एमसीडी वाले आते हैं, वो चालान काट के चले जाते हैं, म्युनिसिपल अथॉरिटी वाले आते हैं, चालान काट जाते हैं कि आपने मकान बनवाया, कनेक्शन भी ले लिया और आपने टैक्स पे नहीं किया। या तो तुमने कनेक्शन ना लिया, मकान बनवा लो कोई बात नहीं, बट कनेक्शन अगर तुमने ले लिया तो डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मकान बनवाया तो मैं करने के लिए लोटा लेकर खेतों में थोड़ी जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है मैं वहीं पर वॉशरूम बनाऊंगा, उसका कनेक्शन भी नीचे के सीवर से ही लूंगा, तो इसलिए आपको म्युनिसिपल टैक्स उसी टाइम देना पड़ जाता है। इसी को कहा जाता है क्या, म्युनिसिपल टैक्सेस। गवर्नमेंट से अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, पे किया है, ड्यू नहीं है, पे किया है। यदि आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है तो आपको आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू से माइनस करने का मौका मिल जाएगा। और याद रखना, ऑन पेपर मेरी इनकम जितनी कम होगी उतना मेरे लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि उतना मुझे टैक्स कम पे करना पड़ेगा। देखो, मेरी जेब में कितना रेंट आ रहा है वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन मैं उस जेब में आए हुए पैसे को कितना ऑन पेपर दिखा रहा हूँ ये अलग फैक्टर है। मुझे टैक्स जेब में आने वाली इनकम पे नहीं देना, जो लिखी जा रही है उस पर देना है। तो मैं लिखित में हमेशा चाहूँगा मेरी इनकम कम से कम आए, जितनी इनकम कम से कम आएगी टैक्स उतना मेरा कम बनेगा। बट रियलिटी में जेब में तो पैसा पूरा है ना, बस यही उम्मीद रखना हमेशा कि ऑन पेपर इनकम हम हमेशा चाहेंगे कम से कम आए। तो सरकार ने कहा जो भी आपको रेंट मिला है उसमें से आप म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर लो, क्योंकि ये खर्चा करना जरूरी था इस इनकम को कमाने के लिए। तो सरकार आपके साथ है, ये खर्चा पूरा पूरा अलाउ करेगी। अलाउ मतलब है माइनस करने का मौका देगी। तो जब कोई भी चीज ग्रॉस में से माइनस की जाती है तो क्या निकल के आती है, नेट एनुअल वैल्यू। क्या निकल के आती है, नेट एनुअल वैल्यू, जिसको शॉर्ट में एनईवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनईवी, नेट एनुअल वैल्यू बोलते हैं। अच्छा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू देख रहे हो ना, इसको हम सीखेंगे निकालना सेक्शन नंबर 23 के अंदर। इसके अंदर कई सारे पार्ट्स आएंगे। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, फुल्ली लेट आउट ईयर, फिर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, ऐसे कई सारे सेक्शंस हैं। हम वो एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो म्युनिसिपल टैक्स है ये आप तभी माइनस कर सकते हो जब आपने एक्चुअली में उसको पे किया हो। यदि वो ड्यू है बट आपने पे नहीं किया तो आप माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर मैं म्युनिसिपल टैक्स को लेकर एक नोट लिखना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखना सभी लोग। म्युनिसिपल टैक्स के लिए मैं कहूंगा इट विल बी deducted, it will be deducted on paid basis by the owner of the house property, owner of the हाउस प्रॉपर्टी। क्या मतलब इसका, मतलब ये हुआ कि आप म्युनिसिपल टैक्स को तभी माइनस कर सकते हो जब आपके ऑनर ने वो म्युनिसिपल टैक्स रियलिटी में पे किया हो। सर ये तो समझ आ गया पे किया है, बट आपने ऑनर वर्ड क्यों लिखा। मान लो किराएदार रह रहे हैं, किराएदार कह रहे हैं मैं म्युनिसिपल टैक्स पे कर देता हूँ क्योंकि रह मैं रहा हूँ। तो यदि किराएदार ने पे किया तो सर देखिए, अगर किराएदार ने पे किया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। सर ऐसा क्यों, देखिए आपको डिडक्शन से दिया थी क्योंकि आपकी जेब से गया वो पैसा। अरे जब ऑनर हो तुम, तुम्हारी जेब से पैसे ही नहीं गया तो तुम्हारा खर्चा हुआ रियलिटी में, नहीं हुआ। जब खर्चा ही नहीं हुआ तो क्या तुम अपनी इनकम से माइनस कर सकते हो, आंसर इज नो। भाई गवर्नमेंट ये चीज तभी माइनस करने देगी ना जब आपका रियलिटी में ये खर्चा हुआ, आपने पे किया हुआ अपनी जेब से। जब पे कोई और करे तो हम उसको देंगे ना डिडक्शन वगैरह, तुम्हें थोड़ी देंगे। आप मेरी बात समझे। तो याद रखना कि म्युनिसिपल टैक्स होता है वो तभी डिडक्ट हो सकता है जब आपने एक्चुअली में पे किया, और एक्चुअली में किसने पे किया, हाउस प्रॉपर्टी के ऑनर ने पे किया, ठीक है। तो ग्रॉस में से कुछ भी माइनस करते क्या आता है, नेट एनुअल। सर क्या यही हमारी इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, नो नो, कदापि नहीं। और भी सुनो, अब क्या होता है, अच्छा एक बात बताओ, जब मकान हम किराए पर देते हैं तो आपने कभी ऐसा नोटिस किया, जब मकान हम किराए पर देते हैं तो किराएदार जो लोग होते हैं वो उसमें ज़्यादा थोड़ी बहुत गंद फैला देते हैं। सर क्या बोल रहे हो, ज़्यादा थोड़ी बहुत, एक चीज़ बोलो ना, हाँ मतलब वही ज़्यादा वो गंद फैला देते हैं, इन द सेंस कि जैसे किराएदार लोग होते हैं। देखो प्लीज़ ऑफेंड मत होना, मैं जस्ट समझाने के लिए ले रहा हूँ सो दैट मैं आपको ज़्यादा
प्रैक्टिकली। कभी कमेंट बॉक्स में आप कह दो सर हाँ हाउ डे यू टॉक टू लाइक दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए जनरली जब हम मकान किराएदार को देते हैं तो किराएदार उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, उनको लगता है भाई ये हमारा मकान थोड़ी है। हम कहते रह जाते हैं कि भाई देखो टाइल के ऊपर ना सिलेंडर मत रखना, क्योंकि वो ना सर्कल पड़ जाते हैं और जंग के निशान आते हैं टाइल्स पे, फिर धोने पर भी छूटते नहीं हैं। हम बोलते हैं बट वो मानते ही नहीं है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर भाई सर्कल बन भी जाएगा तो अगर हमें ख़राब लगे हम तो मकान चेंज करके कहीं और ले लेंगे, तुम्हारे टाइल है तुम जानो। तो इस इंटेंशन से किराएदार ना बहुत ज़्यादा खर्चा पानी करवा देते हैं। सर में बाल वगैरह लगा के दीवार में यूँ रगड़ देते हैं, जहाँ बेड होता है ना आप देखना उसकी दीवारें पूरी काली हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सर पता नहीं क्या इसीलिए वो तेल लगा था कि सर को उसमें रगड़ ले। शॉवर के नीचे नहाते समय जो बाल टूट टूट के बालों से गिरते हैं वो सारे उसमें जाम हो जाते हैं और अंदर ही ठूस देते हैं, नाली जाम पड़ जाती है, कभी टोटी टूट जाती है, कभी सीलिंग फैन चलता हुआ नीचे गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी डेंट पेंट छूटता है, टाइल टूट जाता है, कभी कुछ होता है। मतलब एक मकान मालिक के सर पे बहुत टेंशन होती है जब वो किराएदार को रखता है। बोलो मानते हो नहीं मानते हो, है ना। जब किराएदार को रखना इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है उस इनकम को कमाने के लिए आपने खर्चे भी तो बहुत किए होंगे। यस, ये जो आपने इनकम कमाई है ग्रॉस एनुअल वैल्यू या फिर बाद में माइनस होकर जो नेट एनुअल वैल्यू आई है, इस इनकम को कमाने के लिए एज अ मकान मालिक आपको रिपेयर और मेंटेनेंस करानी पड़ती है हर महीने, हर हफ्ते, हर साल, ताकि वो किराएदार उसमें रह पाए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जितना भी रिपेयर मेंटेनेंस है आप हमें बता दो, और जैसे ही उन्होंने कहा आप हमें बता दो, हमने पूरी लिस्ट बना दी और गवर्नमेंट को कहा सर किराया तो 10,000 आ रहा है और खर्चा 12,000 का है, तो 2,000 तुम हमें दो। अगर हमने उंगली पकड़ाई ना तो वो तो पूरा हाथ ही खींच लेंगे। सरकार ने कहा सुनो तुम खर्चा करो ना करो, एक काम करते हैं, हम आपसे नहीं पूछ रहे ना, आप हमें बताओ, हम सीधा एक फ्लैट डिडक्शन आपको दे देते हैं, नेट एनुअल वैल्यू जितना भी आएगा उसका 30% आप सीधा माइनस कर लो, ताकि आपके जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो उसमें बियर हो जाए, ठीक है। तो यहां पर हमको मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन आता है इसका 24A, जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शंस। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन। और कितना होता है? ये होता है आपका 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ NAV। बोलो क्लियर है? मैं आपकी जानकारी के लिए दोबारा से बता दूं, आप जितना भी मकान में रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराते हो, डेंट पेंट करवाते हो, टोटी सही करवाते हो, टाइल टूटे हुए को रिपेयर करवाते हो, इररिलेवेंट है। आप खर्चा करो या ना करो, आप अपनी NAV का 30% क्लेम कर सकते हो। सर मान लो वो 30% से ज़्यादा खर्चा हो, सरकार कहे सॉरी हम 30 आपको फ्लैट दे रहे हैं, चाहे खर्चा हो या ना हो, 30% से ज़्यादा हम आपको डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। नहीं भी हो रहा ना कोई बात नहीं, फिर भी तुम 30% माइनस कर लो। तो ये तो कितनी अच्छी बात है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है हमें, कितने 30% ऑफ NAV की, ठीक है। इसके बाद आप एक चीज़ और माइनस कर सकते हो, सेक्शन नंबर 24B, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, जो तुमने हाउस प्रॉपर्टी किराए पर उठाई है, क्या इसको बनाने से पहले आपने हाउस लोन लिया था? यदि इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए आपने किसी बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिश्तेदारों से नहीं, फ्रेंड्स से नहीं, कलीग से नहीं, बल्कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यदि हाउस लोन तुमने लिया हुआ है इसी घर को बनाने के लिए, तो उस हाउस लोन पर तुम्हारा ब्याज भी तो जा रहा होगा, तुम्हारा इंटरेस्ट भी तो जा रहा होगा, तो वो इंटरेस्ट भी तो तुम्हारा खर्चा है ना। तो सरकार कह रही है देखो तुम हमें कमा कमा के दे रहे हो, ठीक है, उस लोन से तुमने मकान बनाया और मकान बना के आज तुम कमा रहे हो तो हमें टैक्स पे कर रहे हो। तो एक काम करो, आपने जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है वो आप अपनी इनकम से माइनस करवा सकते हो। ऑन पेपर आपका जो भी ब्याज बनेगा, जो भी इंटरेस्ट ऑन बोरिंग बनेगी, वो आप यहां से क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो जो अब इनकम बची, दिस इज योर इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये जो इनकम निकल के आई है ना, इसी को बोला जाता है इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 to 27। ये आ गई इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। बताओ इतना पार्ट आपको समझ में आया? इसमें कहीं कोई दिक्कत है? नहीं। एक बार फिर से देखिए, आपको जो रेंट मिला दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से आप म्युनिसिपल टैक्स माइनस करिए अगर ऑनर ने पे किया है तो। यदि वो ड्यू है बट नॉट येट पेड, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ड्यू है एंड ऑनर
ने इसकी पेमेंट की है, तो आप माइनस कर सकते हो। माइनस करने के बाद क्या निकल के आ जाएगा आपका नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A के अंदर कितना 30% ऑफ NAV, और आप माइनस कर सकते हो सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरिंग। माइनस करने के बाद जो निकल के आए दैट इज योर इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। बोलो यहां तक कोई डाउट है हाउस प्रॉपर्टी इनकम को कैसे निकालते हैं? यही एक सिंपल सा छोटा सा इसका क्या है फॉर्मेट है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमें JV निकालना सीखना है, हमें 24B निकालना सीखना है। इसमें 2 केस सीखने बस हमें इस चैप्टर में। अगर मैं आपको बताऊं ना तो यही 2 केस हैं, क्या JV निकालना और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग निकालना। इन 2 केस को अगर आप समझ गए तो सारा काम खत्म है, सारा खेला खत्म है समझो, ठीक है। कोई डाउट? चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं अब आपको सिखा रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, JV कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको समझाने के लिए आ रहा हूँ, आप लोग सभी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। वैसे एक काम करूँ, मैं आपको एक पहले क्वेश्चन करा दूँ, जो ये फॉर्मेट बना है ना इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इस चीज़ पर आऊँगा। तो चलो क्वेश्चन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो एक मिनट मैं जरा देख लेता हूँ। अगर क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड है इस लेवल का, तो मैं एग्जाम ओरिएंटेड वाले क्वेश्चन करा दूंगा, नहीं तो एक अपना खुद का एग्जाम्पल बना के आपको समझा दूंगा। फिर जब थोड़ी और चीज़ें करेंगे तब वो एग्जाम वाले पॉइंट्स भी उसमें कवर हो जाएंगे। तो जस्ट मैं एक बार देख लेता हूँ कि नहीं अभी नहीं, अभी मुझे बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। आओ चलो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मैं अपना खुद का एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, आप जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए मिस्टर X, एज 58 years, let out house property, let out house property at the rate 50,000 per month, कितना 50,000 रुपए पर मंथ, कॉमा he paid municipal taxes, he paid municipal taxes rupees 10,000 and also paid interest on loan taken from State Bank of India for the construction of house, at the rate 40,000 per annum. You are required to compute income from the house property for the assessment year 24-25। ये आपका एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या करना है, अपनी इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी निकाल के दिखानी है। तो चलो पहले हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि मिस्टर एक्स जिसकी एज कितनी है 58 साल है, उसने अपनी एक हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, मतलब किराए पर चढ़ाया, कितने रुपए में 50,000 रुपए प्रति माह, तो पूरे साल का हो गया 6 लाख। उसने म्युनिसिपल टैक्स पे किए हैं 10,000 रुपए। अच्छा आगे पर मंथ पर एनम कुछ नहीं लिखा तो हम इसे पर एनम मानेंगे, पर मंथ मत मान लेगा, कभी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा दे रखा है 10,000 रुपए। और वो इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे कर रहा है, और ये वो इंटरेस्ट ऑन लोन है जो उसने SBI से लिया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ताकि वो अपने हाउस को बनवा पाए। और कितना लोन पे किया, 40,000 रुपए प्रति माह, 40,000 रुपए पर एनम। आपको बताना है इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होने वाला है 23-24, प्रीवियस ईयर क्या होने वाला है 23-24। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन हम जस्ट सामने करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू,
GAV। अब आप मुझे बताओ GAV कितना आएगा। सर GAV आएगा, हमने रेंट पर दिया है 50,000 रुपये, तो 50,000 इंटू 12, चलिए भाई GAV आ गया आपका 50,000 इंटू में 12, दैट इज रुपीज़ 6 लाख, 6 लाख आ गया। हम इसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस वो भी तब माइनस करेंगे जब ये एक्चुअली में पे किया हो ऑनर के द्वारा, तब इसे हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस, तो बताइए म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है 10,000, म्युनिसिपल टैक्स कितना है 10,000, कितना आ जाएगा 5,90,000, इसको बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू यानी NAV, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू कितना आ गया 5,90,000। अब इसमें से माइनस कर रहे हैं सेक्शन 24A, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, माइनस करेंगे सेक्शन 24 क्लॉज A, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब आप मुझे बताएंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है। सर इसमें तो लिखा ही नहीं उसने कितना खर्चा किया मकान में, फिर वही बात इररिलेवेंट है। आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन सीधा 30% निकलेगा NAV का, ठीक है। तो 30% ऑफ रुपीज 5,90,000, 5,90,000 का कितना परसेंट 30%, तो चलो निकालते हैं 5,90,000 का 30%, दिस इज 1,77,000 रुपीज, 1,77,000। इसके बाद हम माइनस करेंगे सेक्शन 24B, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ठीक है। जो आपने लोन लिया है ना उस पर जो आप ब्याज पे करते हो उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। यहां पर देखिए SBI से जो लोन लिया था कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, उसका ब्याज कितना था 40,000 रुपए प्रति माह, तो 40,000 रुपए हम पर एनम के हिसाब से क्या कर देंगे इसमें माइनस कर देंगे रुपीज 40,000। अब जो हमारे पास निकल के आएगा उसे बोलेंगे इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। चलो बताते हैं कितना आएगा 5,90,000 माइनस 1,77,000 माइनस 40,000, दिस इज 3,73,000, 3,73,000। सो दिस इज योर इनकम अंडर दैट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। बोलो समझ रहा है। आई होप कि इस न्यूमेरिकल से आपको ये फॉर्मेट अच्छे से क्लियर हो गया, ये फॉर्मेट क्या है, समझ आ रही बात। तो इस तरीके से हम हमेशा क्या निकालते हैं इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द वे टू फाइंड आउट इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आई होप आपको क्लियर होगा। साइड और जल्दी नोट करो फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब हम GAV निकालना सीखेंगे। फॉर्मेट तो हमारा क्लियर हो गया। अब जैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू की बात कहीं पर होगी तो हम कैसे कंप्यूट करेंगे, अब हम वो सीखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी हेडिंग होने वाली है हाउ टू कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कि किस तरीके से हम अपने पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं GAV को, वो अब हम निकालने के लिए जा रहे हैं। चलिए तो इसके लिए जो हम सेक्शन यूज करते हैं दैट इज 23 सबसेक्शन 1, ठीक है। वैसे और भी होते हैं, 23 हमारा मेन है, ठीक है। अब सुनिए इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालने के ना 3 स्टेप्स होते हैं, बट जो वो 3 स्टेप्स हैं वो हम बाद में करेंगे। पहले उन 3 स्टेप में आने वाले जो कंटेंट्स हैं उनको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए रेंट ना कई टाइप के होता है, रेंट के ना कई सारे नाम होते हैं, एक एक करके हम साइड डिस्कस करते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्या मार्केट रेंट। अच्छा मार्केट रेंट का ही एक नाम और होता है फेयर रेंट। मार्केट रेंट का ही एक और नाम क्या होता है फेयर रेंट। तो सुनिए ये मार्केट रेंट और फेयर रेंट क्या होता है। देखिए मार्केट में जहां पर आपका घर है तो उस घर में जब आप रह रहे हो तो आपको पता है कि आपकी गली में क्या सुख सुविधाएं हैं।
आपकी गली से मेट्रो कितना दूर है, कितना पास है, कितना बस स्टैंड पास है, दूर है, उस हिसाब से लोग अपने मकानों की अपनी एक कीमत आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम तो इससे कम में बेचेंगे ही नहीं। जब अगल बगल के लोगों को लगता है कि हाँ भाई वो इंसान तो इतने में बेच रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली पूरी गली और मोहल्ले में हर इंसान अपने मकान की एक प्राइस को सेट कर लेता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमारी गली के पास मेट्रो है, हम तो 1 लाख रुपए की 1 गज जमीन देंगे, 100 गज लेने के लिए 1 करोड़ देने पड़ेंगे। तो ये मार्केट में एक रेट चल बैठता है और प्रॉपर्टी डीलर वाले उसी में सारी क्या करते हैं, अपने पास डीलिंग करते हैं। वैसे ये कोई डिसाइड करने वाली गवर्नमेंट नहीं होती है, ये हम ही लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। अगर हमें लगता है मेट्रो आ गई तो भाई अब तो मैं मेरा मकान 1 करोड़ या 1.5 करोड़ में बेचूंगा, मेरे सुना सुनी में पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई, पूरे मोहल्ले ने अपने अपने रेट बढ़ा लिए, तो मार्केट रेट बढ़ गया। तो जो मेरा मकान है ना, तो मेरे मकान की जो आस पड़ोस की जो वैल्यू के हिसाब से जो मेरे मकान की कीमत निकलेगी, दैट इज द मार्केट रेंट। इसी को हम किस नाम से भी जानते हैं, फेयर रेंट के नाम से भी जानते हैं। मार्केट रेंट को किस नाम से जाना जाता है, फेयर रेंट। तो मैं बोलूंगा कि हमारे पास रियलिटी में मार्केट रेंट का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे मार्केट रेंट it means the rental value or rental price which is prevailing in the मार्केट। ये मार्केट रेंट वो रेंट होता है जो आपके मार्केट में आपके घर की एक वैल्यू आप ही लोगों ने डिसाइड की हुई है, उसको बोलते हैं मार्केट रेंट या फिर फेयर रेंट। क्या, मार्केट रेंट या फिर फेयर रेंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है अगला, दैट इज म्युनिसिपल रेंट। अच्छा एक मिनट, मार्केट रेंट हो गया और म्युनिसिपल रेंट। ये क्या होता है म्युनिसिपल रेंट? देखिए आपने अपने घर की जो कीमत डिसाइड की है, चलो ठीक है भाई आपका घर है, आपको जो मन करे आप वो कीमत डिसाइड करो, बट क्या होता है कि जो आपकी लोकल अथॉरिटीज होती है ना, उनको पता होता है किस गली में कौन से पानी का कनेक्शन है, कितना अच्छा सीवेज सिस्टम है, कितना अच्छा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, कितने आसपास अच्छे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, कितनी आपके यहाँ पर मूवमेंटम इजी है, आना जाना इजी है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कैसी है। भाई आपके जो म्युनिसिपल अथॉरिटी वाले हैं वो आपके मोहल्ले के बारे में आपसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, बिकॉज वो मैनेजमेंट का काम करते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस भी वही करते हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कौन सी गली कितनी अच्छी, कितनी चौड़ी, कितनी पतली, कार कहाँ से आती जाती है, हर चीज़ उन्हें पता होती है। तो उन लोगों ने अपने रजिस्टर पे हर घर की एक कीमत निकाली हुई है, उन्होंने अपने रजिस्टर पे हर घर की कीमत निकाली हुई है सुविधाओं के आधार पे। उस कीमत को बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू या म्युनिसिपल रेंट। यानी अगर मैं जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में 2 ब्लॉक्स होते हैं, एक तो नॉर्थ ब्लॉक, एक साउथ ब्लॉक। तो नॉर्थ ब्लॉक के अंदर जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है उसको बोलते हैं एनडीएमसी, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और जो साउथ ब्लॉक है उसके लिए एसडीएमसी, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो जैसे मैं कि साउथ में रहता हूँ, तो साउथ में क्या है, हमारे यहाँ की जो एसडीएमसी है उन्होंने हमारे घरों की अपनी कीमत डिसाइड की हुई है जो उनके रजिस्टर में लिखी हुई है, तो वो जो वैल्यू होती है उसी को कहा जाता है म्युनिसिपल रेंट। इसीलिए जब सरकार लैंड एक्विजिशन एक्ट के हिसाब से किसी की जमीन को हड़पती है और बदले में मुआवजा देती है, तो आप तो सोच के क्या बैठे हो मार्केट रेंट, लेकिन रियलिटी में मार्केट रेंट से काफ़ी ज़्यादा कम होता है म्युनिसिपल रेंट। आप ऐसे समझिए कि मार्केट में अगर मेरे घर की कीमत 1 करोड़ चल रही है, तो उसकी म्युनिसिपल वैल्यू होगी हद से 4 लाख या 5 लाख, इतनी कम होती है। वो ये कहते हैं भाई ऐसा सुनो, कीमत तो आपने बढ़ाई ना, सरकार ने तो उसको जस्टिफाई नहीं किया ना कि हाँ भाई कीमत इतनी चल रही है, तुमने अपनी इमेजिनेशन से कोई भी कीमत रख ली, पूरे मोहल्ले ने इमेजिन कर लिया, तो इसका मतलब वो हो गया मार्केट या फेयर रेंट। आपको मुआवजा उस हिसाब से थोड़ी मिला, मुआवजा तो उस हिसाब से मिला कि आपके मोहल्ले की जो लोकल अथॉरिटी है वो आपके घर की कीमत कितनी निकाल के बैठी है। यानी मुआवजा मिलता है किस पर, म्युनिसिपल रेंट पर मिलता है या म्युनिसिपल वैल्यू पर मिलता है। तो मैं कहूंगा म्युनिसिपल वैल्यू इट मीन्स द रेंटल वैल्यू, इट मीन्स द रेंटल वैल्यू और रेंटल price which is decided by the municipal
अथॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी म्युनिसिपल अथॉरिटी की जो सीमा आ रही होगी वो अपने अकॉर्डिंग जो रेंट निकालेगी, दैट इज कॉल्ड बी अ म्युनिसिपल रेंट। उसको क्या बोलेंगे हम? म्युनिसिपल रेंट बोलेंगे। बोलो समझ आई बात? तो रेंट के भी टाइप्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद अगला आता है हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट। अगला क्या आता है बताइए प्लीज? स्टैंडर्ड रेंट। क्या आता है? स्टैंडर्ड रेंट। अब सुनिए स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है। देखिए दिल्ली में या और भी कई जगहों पर एक एक्ट होता है जिसको बोलते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट। अगर आपके मोहल्ले पे, अच्छा जरूरी नहीं कि आपके मोहल्ले पे रेंट कंट्रोल एक्ट लगता ही हो, वैसे ये होता क्या है, सरकार ने कुछ पर्टिकुलर एरियाज के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट निकाला हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि आपका मकान मालिक आपके घर की वैल्यू इससे ज़्यादा किराए के तौर पे नहीं ले सकता। यानी रेंट कंट्रोल एक्ट में एक एरिया के, एक घर के अंदर अगर वो रेंट पर उठाया जा रहा है मकान, तो वो मैक्सिमम रेंट कितना चार्ज कर सकता है उसकी वैल्यू को उसमें लिखा जाता है। यानी उससे ज़्यादा आप रेंट चार्ज ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब एक्ट में जो चीज़ लिखी हुई है आप उसके बियॉन्ड थोड़ी जा सकते हो, उससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हो। उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। यानी कि एक ऐसा रेंट जो कि एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट डिसाइड किया गया है, उसी को कहा जाता है क्या? स्टैंडर्ड रेंट। और मैक्सिमम इससे ज़्यादा चार्ज आप नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे इट मीन्स द रेंटल वैल्यू और रेंटल प्राइस which is decided as per the rent control act of that particular state। हर स्टेट का अपना अलग अलग होगा। ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, यानी इसमें आपकी मैक्सिमम लिमिट को दिखाया जाता है कि इससे ज़्यादा आप रेंट चार्ज ही नहीं कर सकते हो। उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मोहल्ले, हर गांव, कस्बों के अंदर रेंट कंट्रोल एक्ट लिखा ही हो। ये एरिया वाइज एरिया लिखे जाते हैं, जहां पर जिन जगहों पर फैक्ट्रीज वगैरह ज़्यादा खुलती हैं, जिन जगहों पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट या रेंट कंट्रोल एक्ट लगाया जाता है। बिकॉज वहाँ पर ऐसा ना हो कि इनके साथ कोई किसी भी टाइप का मतलब एक्स्ट्रा पैसा ले लिया जाए जिससे व्यापारी को दिक्कत हो। इस वजह से, इस उद्देश्य से इसको लाया गया था। क्या? स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है। इसके बाद अगला, अभी तीन चीज़ होगी हमारे पास, ठीक है। तीन चीज़ें कौन कौन सी होगी? देखिए, एक हो गया आपका मार्केट रेंट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट, और एक आपका हो गया स्टैंडर्ड रेंट। इसके बाद एक और चौथा रेंट होता है जिसको बोलते हैं अपने पास क्या? एक्चुअल रेंट। सर ये एक्चुअल रेंट क्या होता है? दोस्तों ये तो पूछ मत लेना मुझसे, सर क्यों? अरे एक्चुअल रेंट का मतलब तो आपको पता ही है कि जब आप अपना मकान किराए पर उठाते हो तो आपसे आपके किराएदार को जो पैसा मिलता है उसी को तो एक्चुअल रेंट बोलते हैं। इतना क्या घबरा रहे हो? मतलब तीन चीज़ें आपने पढ़ ली तो आपको लगा चौथी भी कुछ टेक्निकल होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट क्या होता है? तो हम लिखेंगे एक्चुअल रेंट, दोज रेंटल वैल्यू विच इज रिसीव्ड by the owner of house property from the tenant। यानी कि मकान मालिक जब अपने किराएदार से पैसा रिसीव करता है तो उसी को कहा जाता है एक्चुअल रेंट। क्या कहा जाता है? एक्चुअल रेंट। बोलो समझ आया? क्या कहा जाता है? एक्चुअल रेंट। ठीक है। अब जानते हो दोस्तों, इसके अलावा भी दो टाइप के और रेंट होते हैं। एक होता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक आपका होता है क्या? या मैं सोच रहा हूँ स्टेप्स में बता दो। पहले बताओ, इतना क्लियर है आपको? ये चार आपको क्लियर है? ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं जीवी की कैलकुलेशन। सर जो आप अभी दो और बता रहे थे वो क्या? अरे रुको, अभी बता रहा हूँ।
अभी जीवी की कैलकुलेशन में ही बता दूंगा वो, ठीक है, अलग से लिखवाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी वो, ठीक है। तो अभी रेंट के हमारे पास 4 टाइप हो गए, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, अभी बताऊंगा वो कौन कौन से होते हैं, जीवी की कंप्यूटेशन के वक्त बताऊंगा, ठीक है। एक होता है सिलेक्टेड रेंट और एक होता है आपका एक्सपेक्टेड रेंट। चलो मैंने आपको बता दिया सिलेक्टेड रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि 2 टाइप के रेंट और होते हैं। मैं बता दूं, चलो यहीं पर बता दूं, चलो ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। ये लो, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एक आपका हो गया कौन सा, सेलेक्टेड रेंट। क्या, सेलेक्टेड रेंट। ये क्या होता है, इन दोनों में से जो भी हायर होता है, इन दोनों में से जो भी हायर होता है, किसमें, मार्केट रेंट में और म्युनिसिपल रेंट में, जो भी हायर होता है उसको बोलते हैं सेलेक्टेड रेंट। तो हम लिखेंगे हायर ऑफ मार्केट रेंट एंड म्युनिसिपल रेंट। म्युनिसिपल और मार्केट रेंट में से जो भी हायर होगा, जो हायर वैल्यू आएगी, उसी को बोलते हैं सेलेक्टेड रेंट, ठीक है। एक और होता है एक्सपेक्टेड रेंट, वो सुनो क्या होता है, क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं कि जो हमारा सेलेक्टेड रेंट है ना, उसको, इसको जब इससे कंपेयर करते हैं, सेलेक्टेड को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, तो उन दोनों का जो लोअर होता है उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। क्या होता है, लोअर ऑफ द स्टैंडर्ड एंड सेलेक्टेड रेंट। सेलेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से जो लोअर वैल्यू होती है उसी को कहा जाता है एक्सपेक्टेड रेंट। उसको क्या कहा जाता है, एक्सपेक्टेड रेंट कहा जाता है। दोस्तों मुझे पता है अभी आपको ना ये दोनों चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये वाले पार्ट समझ आ गए। अभी जीवी की कैलकुलेशन बताऊं ना तो ये दोनों भी क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो, हौले हौले, ठीक है, सब चीजें क्लियर होंगी। चलो अब मैं बताता हूं कि जीवी को कैसे निकालते हैं। तो एक काम करें, इसकी हेडिंग को यहां से हटा देते हैं, क्योंकि यहां पर तो मैंने वो चीज लिखी नहीं है, तो इसको, इसकी हेडिंग को हटा दो यहां से। ये लो, इसकी हेडिंग की अभी हमें यहाँ जरूरत ही नहीं है। अभी तो यहाँ पर हेडिंग मुझे डालनी चाहिए टाइप्स ऑफ रेंट, ठीक है। क्या डालूं बताओ, टाइप्स ऑफ रेंट। रेंट आपके कितने टाइप के होते हैं, ये हमारी मेन हेडिंग। फिर उसके अंदर आ गया आपका मार्केट रेंट, म्युनिसिपल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, सेलेक्टेड रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। ये सारे हमारे पास टाइप्स आ गए। चलो अब हम बात करते हैं अपने पास हाउ टू कंप्यूट जीएवी। हाउ टू कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। किस तरीके से हम अपने पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलिए सुनिए, इसके ना 3 स्टेप्स होते हैं। कितने बोलो, 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। FMSSEA, क्या बोला सर आपने, FMSSEA, नहीं समझ आया ना, आएगा भी नहीं, क्या मतलब, अरे आएगा भाई, अभी रुको। FMSSEA, कोई पूछे जीवी कैसे निकालते हैं कि रैप गा देना, FMSSEA, FMSSEA खींच के देगा वो आपको ठीक है। अभी स्टेप समझा लो, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं जीवी को निकालने के, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1, क्या, FM मतलब फेयर रेंट, फेयर रेंट, और दूसरा M मतलब म्युनिसिपल रेंट, म्युनिसिपल रेंट। तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट जो भी दोनों में से क्या होंगे, हायर होंगे। इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी वो उठा लो। फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट में से जो हायर वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू पर मंथ के हिसाब से, उसको उठा लो और उसको उठा के नीचे कर दो। स्टेप 2 के अंदर, स्टेप 2 के अंदर जो भी तुमने इन दोनों में से हायर सेलेक्ट किया है, दोनों में से जो भी हायर है उसको क्या बोलेंगे,
सेलेक्टेड रेंट, क्या बोलेंगे उसको, सेलेक्टेड रेंट। इन दोनों में से जो भी हायर आएगा ना, दोनों में से जो भी हायर आएगा उसको यहां लिख देना सेलेक्टेड रेंट। अब हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के हिसाब से। स्टैंडर्ड रेंट मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट में जो रेंट लिखा हुआ है ना, उससे कंपेयर करेंगे। तो अब हम सेलेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, और इन दोनों का उठाएंगे लोअर। सर लोअर क्यों? हायर तो समझ आ रहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है जीएवी बड़े से बड़ा है जिससे उसे टैक्स ज्यादा मिले, बट यहां पर सरकार ने लोअर क्यों उठाया? मजबूरी भाई साहब, मजबूरी। वो दोनों में से हायर ही उठाते, लेकिन जब स्टैंडर्ड रेंट में जो रेंट लिखा है, क्या गवर्नमेंट अपने प्रोविजन को डिफीट कर सकती है? जब रेंट कंट्रोल एक्ट में मान लो ये फिगर है 12,000, ये फिगर है 10,000, तो क्या सरकार 12 ले सकती है? अगर 12 लेगी तो उसका मतलब उसने स्टैंडर्ड रेंट में लिखे हुए एक्ट का उल्लंघन कर दिया, उससे ज्यादा रेंट मान लिया, है ना? तो सरकार की मजबूरी है, दोनों में से लोअर उठाना पड़ेगा। दोनों में से क्या उठाना पड़ेगा? लोअर उठाना पड़ेगा। जो हम लोअर उठाएंगे उसको स्टेप नंबर 3 में लेकर आएंगे, और दोनों के लोअर को क्या बोलेंगे जानते हो? दोनों में से जो भी लोअर आएगा उसको बोला जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब सरकार के हिसाब से जो तुम्हारे घर की कीमत है रेंट की, वो ये होगी, सरकार ने एक्सपेक्ट किया है तुम्हारा। अब तुमसे पूछा जाएगा तुम्हें कितना रेंट मिला, मतलब एक्चुअल रेंट। तो हम एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे किससे? एक्चुअल रेंट से। एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल रेंट से। अभी बताया था एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या होता है। ये देखिए यहां पर एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है बताइए? लोअर ऑफ द स्टैंडर्ड और सेलेक्टेड रेंट। मतलब इन दोनों में से जो लोअर था ना, उसी को तो हमने क्या बोला था? एक्सपेक्टेड रेंट बोला था ना। और ये देखिए सेलेक्टेड रेंट क्या होता है? हायर ऑफ मार्केट एंड म्युनिसिपल रेंट। म्युनिसिपल और मार्केट रेंट में जो भी हायर था, तो देखिए फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट, फेयर को ही तो मार्केट बोलते हैं ना, तो मार्केट और म्युनिसिपल रेंट में जो हायर था उसी को हमने क्या नाम दिया था? सेलेक्टेड रेंट का नाम दिया था। तो ये दो आई होप कि अब आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए सरकार के हिसाब से आपके मकान की कीमत है मान लो फॉर एग्जांपल 10,000, बट आपको एक्चुअल रेंट मिला 8,000। सरकार कहेगी सॉरी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, सफेद झूठ है। जब हमारे अकॉर्डिंग 10,000 रुपए की कीमत आ रही है तो तुम्हारे 8,000 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम अपनी वैल्यू मानेंगे। मतलब जो भी दोनों में से हायर होगा, यानी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट में से क्या लिया जाता है? हायर वैल्यू ली जाती है। और जानते हो गवर्नमेंट कितनी बड़ी पलटू है? देखो गवर्नमेंट के हिसाब से मान लो रेंट आ रहा है 10,000, बट आपके हिसाब से आ रहा है 18,000, तो गवर्नमेंट पता है क्या बोलती है? अरे अरे हमारी कैलकुलेशन गलत होगी, तुम ही सही बोल रहे हो। मतलब सीधा बोलो ना, हायर उठाना है। अगर तुम्हारे वाले हायर की वैल्यू ज्यादा तो तुम सही हो, और अगर हमारे वाले हायर की वैल्यू हो तो गवर्नमेंट गलत है, तो ऐसी सही है। गवर्नमेंट बड़ी चालाक है। गवर्नमेंट कहती है जो भी दोनों से हायर होगा वही मानेंगे। सर ये बताओ जो भी हायर होगा उसे क्या मानेंगे? भाई साहब जो भी हायर होगा उसी को मानेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या मानेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बोले तो GAV। तो मैंने आपको GAV निकालना सिखाया कि GAV कैसे निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। समझ रहा है? 3 स्टेप्स के अंदर GAV निकलता है। क्या? FM SS SS EA FM SS EA FM SS EA, यही तो मैं बोल रहा था। ये याद करने की थोड़ी सी ट्रिक है, ठीक है। हायर लोअर हायर, दाएं बाएं दाएं, हायर लोअर हायर, ठीक है। तो देखिए फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट में से लेना है हायर, जो भी हायर होगा उसको बोलेंगे सेलेक्टेड रेंट। सेलेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में से उठाएंगे लोअर, जो भी लोअर होगा उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ, उसमें से हायर उठाएंगे, उसी को बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दोस्तों अगर आपको मेरी बातें 40-50% भी समझ आई है तो बची हुई अभी एक न्यूमेरिकल से समझ आएगी। चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर हो पाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया और मैंने कहा कि फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट और एक्चुअल रेंट, ठीक है। केस नंबर 1, फेयर रेंट हमारा 10,000 रुपीज़, ये है 20,000 रुपीज़, ये है 40,000 रुपीज़। केस नंबर 2, ये है 20,000 रुपीज़, ये है 30,000 रुपीज़, ये है 20,000 रुपीज़। थर्ड केस,
ये है 40,000, ये है 10,000 और ये है 8,000। फोर्थ केस 40, 30 और 50। ये अपने पास 4 केस हैं, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि आप क्या निकालो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी। अब ये पर एनम मानो, आप अपने एग्जांपल में भी पर एनम मानो, मंथ मत मानो। वैसे अगर मंथ होता तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते, पर एनम मानो। बताओ फर्स्ट वाले केस में जीएवी क्या आएगा, तो एफएमएसएसईए, हायर लोअर हायर, एफएमएसएसईए हायर लोअर हायर वाली पॉलिसी लगाओ। चलो एफएम में से हायर उठाओ, 10 और 20, बोलो बोलो 10 और 20, 20 हायर उठाया। इसको कंपेयर करोगे किससे, किससे, स्टैंडर्ड। सर स्टैंडर्ड तो दिया नहीं, अरे वाह स्टैंडर्ड देना भूल गया मैं। एक काम करो, इसी को स्टैंडर्ड बना दो, फिर एक और लेना पड़ेगा, एक्चुअल रेंट 50, 40, 9,000 और 15,000। चलो बताओ, सबसे पहले एफएम, इन दोनों को कंपेयर करो, 10 और 20, हायर क्या है 20, उस 20 को क्या बोलेंगे, सिलेक्टेड रेंट। क्या बोलेंगे, सिलेक्टेड रेंट। अब सेलेक्टेड को किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड से। सेलेक्टेड कितना था 20, 20 और 40 क्या उठाना है, लोअर, कितना आएगा 20। 20,000 को क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। 20,000 और एक्चुअल रेंट 50,000, विच एवर इज हायर 50,000। तो इस केस में, फर्स्ट वाले केस में हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई ₹50,000। कितनी आ गई, ₹50,000। टेंशन मतलब नहीं समझ आया, मैं दोबारा बताऊंगा, एक बार फिर से देखिए। एफएमएसएसईए, एफएमएसएसईए, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों में से हायर उठाना है। 10 और 20 में हायर क्या है 20, 20 को क्या बोलेंगे, सिलेक्टेड रेंट। सिलेक्टेड रेंट को स्टैंडर्ड रेंट से क्या करेंगे, कंपेयर। 20 और 40 से क्या लेंगे, लोअर। लोअर कितना है 20, उस 20 को क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, क्या है 50,000, उठाएंगे क्या, हायर। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में से हायर उठाएंगे, दैट इज 50,000। तो जीवी कितना आ गया, 50,000। सो सिंपल। दूसरा केस, अब आप बताओ सेकंड केस। अब दोस्तों अगर हो सके ना तो वीडियो को यहीं पॉज करके ये तीनों एग्जांपल खुद करो और जरा कमेंट करो, देखते हैं किसका कमेंट सही आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर वीडियो को अनपॉज करके अपने आंसर मैच कर लेना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा जिसने वीडियो पॉज करनी होगी वो कर चुका हो, नहीं करी होगी नालायक होगा तो वो वीडियो आगे देखेगा, ठीक है। चलो अब सेकेंड केस करते हैं। एफएम फेयर और इसमें से हायर उठाओ, क्या है 30 हायर क्या बन गया हमारा, सिलेक्टेड रेंट। सिलेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड रेंट से। तो 30 और 20 कंपेयर करेंगे, क्या उठाना है, लोअर। कितना 20,000, लोअर क्या आएगा 20,000। फिर 20 को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रेंट में से कंपेयर करके क्या उठाएंगे, हायर। तो 20 और 40 का हायर क्या आ गया, 40,000। तो जीएवी कितना आ गया, 40,000। जीएवी कितना आ गया, 40,000, ठीक है। थर्ड केस सुना। अब फेयर और म्युनिसिपल दोनों में से हायर, 40 और 10 में से हायर उठाओ, 40,000। 40,000 को क्या बोलेंगे, सिलेक्टेड रेंट। फिर सिलेक्टेड को किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 8,000। तो 40 और 8 विच एवर इज लोअर, 8,000। 8,000 को क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर उस 8,000 के एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, 9,000 विच एवर इज हायर। तो जीएवी कितना देगा, 9,000। जीएवी कितना देगा बताओ, 9,000। फोर्थ वाला केस बताओ। फोर्थ वाले केस में एफएम फेयर और मार्केट रेंट, इन दोनों में से क्या उठाओ, फेयर और म्युनिसिपल रेंट में से हायर उठाओ। कितना 40 और 30, 40। क्या बोलोगे उसे, सिलेक्टेड रेंट। 40 को कंपेयर करो 50 से, क्या उठाओगे, लोअर 40। तो 40 ही क्या बन गया हमारा, एक्सपेक्टेड रेंट। 40 को 15,000 से कंपेयर करोगे यानी एक्चुअल रेंट से, उठाओगे क्या, हायर। तो कितना आया, 40। तो 40,000 इज द जीएवी। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि जीएवी कैसे निकालना है इन सभी केसेस के अंदर, ठीक है। तो बताओ क्लियर है, जीएवी की कंपटीशन समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर बाद में हम इसको और डिटेल पढ़ेंगे। अच्छा पहले आप इसको नोट कर लो, फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर आओ, उन्हें हम सॉल्व करेंगे ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमारी हो पाए। तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर लो। चलिए अब एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक नहीं बल्कि दो न्यूमेरिकल करेंगे, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप हो जाएगी। पहले मुझे एक बात बताओ, जीएवी समझ आ गया ना, जीएवी की शीट में कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए जीएवी के 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, याद कर लो। एफएमएसएसईए, फेयर रेंट,
मार्केट रेंट को कंपेयर करो म्युनिसिपल रेंट से, जो भी दोनों में से हायर होगा उसको पिक कर लो, जो पिक करके आएगा उसको बोलेंगे सिलेक्टेड रेंट। उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में से लोअर पिक करो, जो लोअर तुमने पिक किया है उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। उसको कंपेयर करो एक्चुअल रेंट से, जो भी दोनों में से हायर होगा वही हमारा बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो सिंपल, FMSSEA FMSSEA, दाएं बाएं दाएं, हायर लोअर हायर, ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप होगी। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। मिस्टर एक्स जो है उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है विच इज लेट आउट एट द रेट 1,80,000 पर मंथ। 1,80,000 रुपये में उन्होंने किराए पर चढ़ाई, यानी ये क्या क्या कहलाएगा, एक्चुअल रेंट कहलाएगा। इसके बाद लिखा है फेयर रेंट 1,90,000 रुपये पर एनम पर मंथ, तो 1,90,000 हमारा फेयर रेंट हो गया। फिर म्युनिसिपल रेंट दे रखा है 1,70,000 रुपये का, ठीक है भाई। स्टैंडर्ड रेंट है 1,81,000 पर मंथ का, ठीक है। फिर म्युनिसिपल टैक्सेस पेड किए 60,000 रुपये के, ठीक है, 60,000 के म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिए। और लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज ₹50,000, 50,000 रुपये का क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। आपको क्या बताना है, आपको कंप्यूट करना है इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। तो ये जो हमें डेटा दे रखा है इसके हिसाब से हमें मिस्टर एक्स की इनकम को कंप्यूट करना है। तो चलिए कंप्यूट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे computation of income from house property of Mr. X for the previous year 23-24, 23-24 के अंदर उसकी जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है वो हम निकालने के लिए जा रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम अपने पास वही फॉर्मेट लिखेंगे, हाउस प्रॉपर्टी को निकालने वाला जो फॉर्मेट होता है ना, हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास आता है क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या आएगा बताइए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अच्छा, अब जो जीवी है इसको हम कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो पहले एक काम करो, मैं पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर दूं, फिर जो जगह बचेगी उसमें वर्किंग नोट बना देंगे जीएवी को निकालने के लिए। यस सर। तो पहले जीएवी में से क्या माइनस किया जाता है, म्युनिसिपल टैक्सेस। बताइए क्या माइनस किया जाता है, म्युनिसिपल टैक्सेस, अगर ऑनर ने दिए तो। फिर माइनस करके हमारे पास क्या रहेगा, नेट एनुअल वैल्यू। क्या रहेगा, एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। फिर उसमें से हम माइनस करेंगे सेक्शन 24A। क्या माइनस करेंगे, सेक्शन 24A, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि कितना होगा, 30% होगा ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। एनएवी का कितना होगा, वो 30% होगा। फिर हम माइनस करेंगे सेक्शन 24B, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। जो हाउस लोन के लिए आपने बोरिंग्स उधार लिया हुआ है, उस बोरिंग्स पर जो आपका ब्याज जा रहा है वो हम माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद जो फिगर हमारे पास निकल के आएगी, दैट इज कॉल्ड इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 to 27, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। बट इस पूरी इनकम को निकालने के लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी, जो हम निकालेंगे, ठीक है। तो जीवी निकालेंगे। अब हम इसके लिए यूज करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 की। जीवी हम कैसे निकालेंगे, तो मैं स्टार डाल के यहां पर करूंगा कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वही 3 स्टेप लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, बताइए स्टेप नंबर 1 क्या था, कि जो आपका मार्केट रेंट है, जिसको फेयर रेंट भी बोलते हैं, हम मार्केट रेंट को कंपेयर करेंगे किससे, म्युनिसिपल रेंट से, ठीक है। चलो कर ही लेते हैं। अब आप क्वेश्चन का डेटा देखो और मुझे जरा डेटा में से फिगर्स बताओ। क्वेश्चन का आप डेटा देखेंगे तो पाएंगे कि जो क्वेश्चन में फेयर रेंट है वो 1,90,000 रुपये पर मंथ है। लीजिए
₹1,90,000 पर मंथ, तो इंटू कर देंगे 12 से। और म्युनिसिपल रेंट कितना है सर? 12 से क्यों? अरे भाई पूरे साल का टैक्स निकालोगे तो पूरे साल में 12 महीने होता है ना, इसलिए 12 से किया। इसके आगे क्या दे रखा आपको? म्युनिसिपल वैल्यू 1,70,000 रुपये पर मंथ। लीजिए 1,70,000 रुपये पर मंथ इंटू में 12, ठीक है। चलो अब निकालते हैं। 1,90,000 इंटू में 12, ये आ जाएगा 22,80,000। ये आपका आ गया 22,80,000। और ये आपका आएगा 1,70,000 इंटू में 12, दिस इज 20,40,000। 20,40,000। दोनों में से क्या उठाना है आपको? हायर उठाना है। दोनों में से क्या उठाना है आपको? हायर उठाना है। मैं एच लिख देता हूं। हायर कितना बताओ? 22,80,000। हायर कितना है? 22,80,000। ये आपका क्या बन गया? सेलेक्टेड रेंट। क्या बन गया? सेलेक्टेड रेंट। तो स्टेप नंबर 2 पर आ जाओ। स्टेप नंबर 2, सेलेक्टेड रेंट। बताइए कितना है सेलेक्टेड रेंट? दिस इज ₹22,80,000। इसको कंपेयर करेंगे किससे? स्टैंडर्ड रेंट से। किससे करेंगे बताइए प्लीज? स्टैंडर्ड रेंट से। प्लीज क्वेश्चन में देखिए स्टैंडर्ड रेंट कितना है। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है ₹1,81,000 पर मंथ का। तो लीजिए 1,81,000 रुपीज पर मंथ है, इंटू में 12 करेंगे। ये आपका आ जाएगा 1,81,000 इंटू में 12, सो दिस इज 21,72,000 रुपीज। 21,72,000। दोनों में से क्या उठाएंगे? लोअर। दोनों में से क्या उठाएंगे? लोअर। लोअर कितना है सर? लोअर है 21,72,000। कितना? 21,72,000। जो लोअर हमने सेलेक्ट किया इसी को क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। कि एज पर सीबीडीटी आपके मकान की कीमत मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या बोलेंगे इस लोअर को? इस लोअर को जो भी आएगा 21,72,000, ये कहलाएगा हमारा क्या? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या कहलाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। कितने रुपए? 21,72,000 रुपए। ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट प्लीज क्वेश्चन में देखिए कितना है सर? एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में देखा है 1,80,000 रुपए। कितना? 1,80,000 इंटू कर दो 12, तो 1,80,000 इंटू 12, दिस इज ₹21,60,000। 21,60,000। दोनों में से क्या उठाएंगे? दोनों में से उठाएंगे हायर। दोनों में से हायर कौन सा है? 21,72,000। 21,72,000। तो यही हमारा क्या बन गया? ग्रॉस एनुअल वैल्यू 21 लाख। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो थोड़ी देर पहले मैं थ्योरी पढ़ा रहा था, अब इस न्यूमेरिकल को देखकर आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बिल्डअप हो गई होगी। ठीक है, तो देखिए जेवी कितना आ गया? 21,72,000 रुपए। तो यहां पर मैं लिखूंगा 21,72,000 रुपीज। 21,72,000 रुपए। समझ आया? बहुत ही आसान चैप्टर है, मतलब इससे इजी चैप्टर कोई हो नहीं सकता अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो। ठीक है, फिर बाद में मैं चैप्टर के दरमियान ही क्या करूंगा? टैक्स सेविंग टिप्स दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए अब म्युनिसिपल टैक्स। क्वेश्चन में देखिए क्या म्युनिसिपल टैक्स दे रखा था सर? हाँ, म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है 60,000। कितना? 60,000। सर आगे कुछ लिखा तो पर एनम मानो, तो हम माइनस कर देंगे 60,000। माइनस करने के बाद कितना निकल के आएगा? दिस इज 21,12,000। 21,12,000 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज नेट एनुअल वैल्यू। अब इसका 30% लेंगे हम। 21,12,000 का 30% लेंगे, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कराएगा। कितना? 6,33,600। 6,33,000 मतलब इस 21,12,000 का कितना लिया मैंने? 30% लिया। अब क्वेश्चन में देखो क्या इंटरेस्ट ऑन बोरिंग दे रखी है सर? यस दे रखी है। कितना? 50,000। लीजिए भाई 50,000 हमें इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स भी दे रखी है। माइनस करके क्या देगा? इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। चलिए भाई माइनस कर देते हैं। तो 21,12,000 में से माइनस करेंगे 6,33,600 माइनस करेंगे 50,000। दिस इज 14,28,400। ये आ गया हमारा इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। बताइए समझ आया?
ये पूरा पूरा कैलकुलेशन, मतलब ये हमारा मेन सोल्यूशन है और ये उसका क्या है हमारा वर्किंग नोट है। अच्छा वैसे यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, लीजिए 1, तो ये हमारा वर्किंग नोट नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, लो वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। बताओ यहाँ तक की चीज समझ आई आप लोगों को। अब इसके बाद अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने वीडियो पॉज करके आई होप नोट कर लिया हो, नहीं भी किया तो टेंशन मत लो, मैं आपको नोट्स दूंगा, उससे आप कर लेना। सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल आना ना प्रोटेक्स अड्डा, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करो, लिखने का झंझटबाजी खत्म करो, सीधे नोट्स प्रिंट आउट निकलवाओ, मेरी क्लासेस को देखो, जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो उसी जगह साइड में जो मार्जिन होता है पेज में उस पे करो, और लैंडस्केप में प्रिंट आउट निकलवाना, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट में नहीं लैंडस्केप में, तो ज़्यादा अच्छे से आपको नोट्स विजिबल होंगे, ठीक है। चलिए तो अब एक काम करता हूँ, अगला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लेकर आता हूँ, तब तक मैं इसे रब कर दूँ। और दोस्तों थोड़ी चालाकी चलूंगा सर, क्या मैं ना फॉर्मेट ये रखूँगा, सिर्फ डिजिट हटा दूँगा, सो दैट थोड़ा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो, क्यों हम टाइम वेस्ट करें फालतू का, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए एक बार आप ना प्लीज 1 मिनट लेकर क्वेश्चन पढ़ो, मैं जब तक थोड़ा फॉर्मेट हटा दूं ये। ओके सर, चलो भाई प्लीज सभी लोग क्वेश्चन पे ध्यान दो। तब तक मैं जल्दी से फॉर्मेट हटा देता हूं। चलिए हो गया, सो सिंपल, हमारा टाइम बच गया, वरना लिखने में टाइम बहुत जाता, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में दे रखा है मिस्टर एक्स ने लेट आउट किया अपना हाउस प्रॉपर्टी 62,000 रुपीज पर मंथ में, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 72,000 पर मंथ है, फेयर रेंट उसका 90,000 रुपये पर मंथ है, स्टैंडर्ड रेंट 1 लाख रुपए पर मंथ है, म्युनिसिपल टैक्स जो पे किया गया वो 40,000 रुपये पे किया गया, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया वो 60,000 रुपये का है, और शी हैड इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन 10 लाख रुपए की। आपको कंप्यूट करना है, उसकी एज है 60 साल, आपको कैलकुलेट करके दिखाना है इनकम टैक्स। दोस्तों मैं इनकम टैक्स नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी निकालूंगा, इनकम टैक्स आप निकाल के दोगे मुझे होमवर्क के अंदर, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ लिया था इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। और एज 60 साल है, इसका मतलब स्लैब 2 लगेगा इसके ऊपर, और अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रीजन के अंदर आ रही है तो ऑब्वियस बात है कोई भी नहीं लगे, नॉर्मल जैसे 3 लाख तक माफ है, उसके ऊपर के ऊपर वो 5, 15, 20 याद आ रहा है वो आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है, चलो आइए तो निकालते हैं। इस बार हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें उसका नाम क्या है सर, कैलकुलेशन जो वो मिसेज एक्स है, लो भाई मिसेज एक्स है, ठीक है। तो वही फॉर्मेट रखेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी आ जाएगा, 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा, 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स आ जाएगा, जो बचेगा वो इनकम अंडर हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। जीवी की कैलकुलेशन निकालते वक्त हम मार्केट रेंट को कंपेयर करेंगे किससे, म्युनिसिपल रेंट से, दोनों में से कौन सी फिगर ले लेंगे, हायर वाली फिगर ले लेंगे, दोनों में से कौन सी वाली फिगर लेंगे, हायर वाली। इसके बाद हम सेलेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में से क्या लेंगे, लोअर, लोअर जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल से, दोनों में से क्या ले लेंगे, हायर ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज निकल के आएगी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में देख देख कर ना मुझे डेटा बताते चलो, मैं यहाँ पर पुट करता चलूंगा, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। चलो क्वेश्चन का डेटा देखो, लिखा हुआ मिस्टर एक्स ने एक घर जो है वो किराए पर चढ़ाया 62,000 रुपये पर मंथ, तो ये हो गया हमारा एक्चुअल रेंट, 62,000 इंटू में 12, 62,000 इंटू में 12, सो दिस इज रुपीज 7,44,000। इसके बाद और क्या दे रखा है, म्युनिसिपल वैल्यू 72,000, लीजिए म्युनिसिपल रेंट 72,000 इंटू 12, सो 72,000 इंटू 12 ये आपका गया 8,64,000 रुपीज़। और क्या दे रखा है, इसका दे रखा है फेयर रेंट 90,000 रुपये पर मंथ, 90,000 इंटू में 12, अरे ये तो नॉर्मली निकल जाता, 10,80,000 रुपीज़, 10,80,000। दोनों में से हायर उठाओ, हायर क्या है 10,80,000, उसी हायर को क्या बोलेंगे, सेलेक्टेड रेंट। तो हमारा सेलेक्टेड रेंट कितना आ गया, 10,80,000। हमने हायर क्या लिया, 10,80,000, उसी को हमने क्या बना दिया, सेलेक्टेड रेंट। अब इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, देखिए 1 लाख रुपए प्रति माह, 1 लाख इंटू में 12, दिस कम्स 12 लाख। दोनों में से क्या लेंगे बताओ, लोअर 10,80 और 12 लाख, लोअर कितना है अब 10,80, जो 10,80 है उसी को क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट,
1080 को क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, क्या उठाना है, हायर। हायर कितना है, 10,80,000, और यही 10,80,000 हमारा क्या बन गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV। क्या बन गया, GAV। अब यहाँ पर पुट कर देंगे ₹10,80,000, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। क्वेश्चन में देखो प्लीज, म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया है, सर म्युनिसिपल टैक्स पे किया 40,000 रुपए, 40,000, 40,000। यहाँ से माइनस कर देंगे 40,000, कितना आ जाएगा, दिस इज 10,40,000, 10,40,000। स्टैंडर्ड रेंट तो 10,40,000 का 30%, ये आपका गया 3,12,000, 3,12,000। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कितना दे रखा है, सर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन रुपीज 60,000, 60,000 रुपए, 60,000 माइनस कर देंगे, जो आएगा दैट इज माई इनकम अंडर हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो 10,40,000 में से माइनस करेंगे 3,12,000, माइनस करेंगे 60,000, सो दिस इज 6,68,000 रुपीज। ये आपका आ गया इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कितना आ गया, 6,68,000 रुपीज। बताइए यहां तक कोई डाउट, कहीं ना कहीं अब आप इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी निकालना सीख चुके हो, मैं उम्मीद कर सकता हूं ना, यस सर बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही रखेंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा नहीं, तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। और इसके नोट्स चाहिए, इससे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं, सैलरी चैप्टर हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ये सारे के सारे चैप्टर जो हमने पीछे किए हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी कंप्लीट वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी बहुत ही डिटेल के अंदर है, और ICAI की बुक को हमने बेस बना के चला है, ठीक है। उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं, और इसके नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको दे देंगे, ठीक है। और साथ के साथ हमारे पास क्या है, हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्यूचर में कोई भी अच्छे कोर्सेज होंगे तो वो मैं वहां पर आपको दे दूंगा, ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो उसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा क्या, इकोनॉमिक्स इजी है, गूगल प्ले स्टोर से वो ऐप आपको मिल जाएगा, वो हमारी ही एप्लीकेशन है, वहां पर डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। हो सकता है फ्यूचर में आप कुछ ऐसा करना चाहो तो आपको वहां पर क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।